Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Indian Express. Today the date is 23rd September. So let's get started. But before that I would like to show you something. Look at here. Just read out this question. The difference between Mahatma Gandhi, let me change the color. What is the difference between Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore in their approach towards education and nationalism? तो देखिए ये तो गांधी जी के बारे में तो हम लोग काफी कुछ जानते हैं। ओके, उनकी वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन या नेशनलिज्म को लेकर उनके जो थॉट्स थे कि लोकल लेवल पर डेमोक्रेटिक होना चाहिए, लोगों के पास पावर होनी चाहिए पंचायत लेवल पर, वो सब ठीक है। बट रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हम लोग ज्यादा चीजें नहीं पढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड नहीं होता है। ऑलराइट, तो ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करना फिर वहां पर थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि टैगोर के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा पता भी होगा तो आप लोग सिर्फ लिखोगे उनके शांति निकेतन के बारे में। राइट, तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको फजोर्ड का भी बताया था। राइट, उसका लिंक भी मैंने आपको करंट अफेयर में दिखाया था न्यूज़पेपर में, एंड इंडियन एक्सप्रेस में ही दिखाया था। इसलिए कहीं ना कहीं मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस ज्यादा एम्फेसाइज करता हूँ रादर देन द हिंदू, लुकिंग एट द पास्ट 2-3 years ट्रेंड ऑफ यूपीएससी। राइट, तो रविन्द्रनाथ टैगोर पर नाउ लुक एट दिस डेट, 10th May 2023. There was a proper article on Tagore's birth anniversary that Rabindranath Tagore raised his voice against short-sighted nationalism. Right? At a time when narrow nationalism is being whipped in, remembering Tagore seems to be become a mere ritual. Alright, तो कहीं ना कहीं उनके नेशनलिज्म के थॉट्स पर जो आर्टिकल लिखा था बाय गर्गी चक्रवर्ती, राइट, वहीं से इंस्पायर होके ये क्वेश्चन डाला गया है 10th May 2023। ऑलराइट, एंड बेस्ट थिंग इज कि देखिए उससे जो भी फिजॉर्ड हो ये हो, कहीं ना कहीं आपको जो 2023 का ही बिगनिंग ईयर था जनवरी का, वहीं से उसने ज्यादा क्वेश्चन रेफर किए। अभी हम GS2 GS3 के पेपर भी जब देखेंगे हमें वहां भी मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। इसलिए मैं आपको एम्फोसाइज करता हूँ प्लीज न्यूज़पेपर स्किप नहीं करना है। ओके, क्योंकि आप लोगों में से अधिकतर बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इन मंथली मैगजीन्स में। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, सी अगर मेजोरिटी बच्चों का 100 में से 98 बच्चे फेल हो रहे हैं ना, तो उसका सबसे रीजन आप कह सकते हो कि सिंगल रीजन फॉर देयर फेलियर इज लैक ऑफ रिवीजन। आप पढ़ते जाते हो आगे आगे और आप पीछे का रिवाइज नहीं कर पाते, फिर आप उसको अल्टीमेटली छोड़ देते हो कि एग्जाम जब नजदीक आएगा तब रिवाइज करेंगे, भी आगे बढ़ते जाएंगे। और उसमें पूरी तरीके से फॉल्ट में हो भी नहीं, बिकॉज इसका सिलेबस बहुत डायनामिक है। ठीक है, एवरी मॉर्निंग एक न्यूज़पेपर आता है, आपका सिलेबस का पार्ट बन जाता है, चीजें बढ़ती जाती हैं। बट मेजोरिटी आपने जो बच्चे करते हैं वो है इन मंथली मैगजीन में हद से ज्यादा टाइम वेस्ट करना। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको मत पढ़ो या छोड़ दो, बट एक एक चीज मत पढ़ो, आर्टिकल बाय आर्टिकल, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, वो अप्रोच नहीं होना चाहिए। राइट, पहली बात तो कि जो बिल टाइप की चीजें होती हैं दे वोंट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। जब तक कि वो एक्ट में ना इनेक्ट हो जाए तब तक उसको मत पढ़ो। अभी इलेक्शन कमीशन वाला मैटर भी शायद बिल के फॉर्म में ही है, अभी वो एक्ट बना नहीं है। विमेन रिप्रेजेंटेशन है तो वो एक्ट बन चुका है, आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। बट अगेन जब भी आप इस तरह के सेक्शन प्रिपेयर करते हैं पॉलिटी के, तो मेक श्योर कि आप उस चीज की सिग्निफिकेंस जान लें, उसके चैलेंजेस जान लें। ठीक है, और उसमें क्या फर्दर इंप्रूवमेंट है वो जान लीजिए। राइट, और उसके पहले कि अगर कोई चीज में अमेंडमेंट की गई है तो उसकी नीड क्या पड़ी, यानी कि जो प्रीवियस वाला था उसमें कुछ तो ड्रॉबैक्स होंगे। राइट, जैसे इलेक्शन कमीशन का मैटर है तो उसमें कोई ड्रॉबैक्स होंगे, उसी को एड्रेस करने के लिए हमें जरूरत पड़ी है नए बिल की। ऑलराइट, तो उसके सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस और उसमें इंप्रूवमेंट, बस इन सब पे 4 से 5 पॉइंट तैयार कीजिए, बस उतना काफी होता है। वर्ड बाय वर्ड मत पढ़िए, एंड जितना हो सके आप पॉलिटी की जब भी करंट अफेयर पढ़ते हैं ट्राई टू मेक ए फ्लो चार्ट ऑफ दैम। राइट, कि जो भी 4-5 पॉइंट्स हैं, जैसे सिग्निफिकेंस अगर आपसे पूछे, जस्ट हैव 4-5 पॉइंट्स, बस उसी वे में तैयारी कीजिए पूरा, क्योंकि ना तो आपको याद रहेगा ना आएगा। अब जरा आप ऊपर देखिए कि आपको 10-10 मार्कर्स में पूछे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा 150 वर्ड्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं अपने आंसर को, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो इतना ज्यादा मत पढ़ो यार कि वहां पर वो काम भी ना आए और ना दिमाग में याद आएगा वो आपको। ऑलराइट, सो मैगजीन्स को यूज करो बट थोड़ा स्मार्टली करो। बाकी तो फिर जनवरी से इन मैगजीन्स को आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए। बट दिसंबर तक आप जितना हो सके प्लीज अपने रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिए टिल दिसंबर, ऑल योर कोर सब्जेक्ट्स। जो भी कोर सब्जेक्ट्स हैं वो इस टाइम तक हो जाने चाहिए। जनवरी से आप मंथली मैगजीन्स में थोड़ा ज्यादा टाइम डिवोट कर सकते हो।
ओके, सो प्लीज वो गलती नहीं करना। एंड व्हेन इट कम्स टू सोशल काइंड ऑफ टॉपिक्स या सिक्योरिटी काइंड ऑफ टॉपिक्स, डू रिमेंबर वन थिंग, यू मस्ट हैव सम डेटा अबाउट इट एंड एटलीस्ट वन रिपोर्ट। ये आपका इंट्रोडक्शन बनता है इन क्वेश्चंस में। राइट, तो इतनी इतनी बातों का ध्यान रखिएगा अपनी तैयारी में, ठीक है। और डोंट जस्ट ब्लाइंडली रन बिहाइंड द मटेरियल नोट्स एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड ऑल। चलिए शुरू करते हैं। तो ऑनेस्टली लेट मी टेल यू, आज के पेपर में इतना ज्यादा कुछ आपके काम का नहीं है, दो चार चीजें हैं, फटाफट देख लेते हैं। ओके, और बाकी अपना दिन आप यूटिलाइज कीजिए अपने स्टैटिक सिलेबस को, बुकलेट्स को कवर करने में एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिवीजन करने में, ठीक है। एवरी डे जब आप दिन शुरू करते हो, प्लीज डोंट स्टार्ट योर डे विथ न्यूज़पेपर। अगर आदत भी है तो बस सुपरफिशियली हेडलाइंस हेडलाइंस देख लो, पूरा पढ़ने मत बैठो। सुबह के 2-3 घंटे आप न्यूज़पेपर में नहीं दे सकते। ऑलराइट, वो होना चाहिए शुरू के हर दिन के फर्स्ट 1 और 2 आवर्स शुड एक्सक्लूसिवली बिलोंग टू योर रिविजन, जो आपने कल पढ़ा है पिछले दिन। ऑलराइट, पहले पिछले दिन का रिवाइज करो 1-2 घंटे, उसके बाद नया आज का जो टारगेट है, जो शेड्यूल है, उसको स्टार्ट करो, ठीक है। न्यूज़पेपर आप देखा कीजिए आराम से इवनिंग में 6 बजे के बाद। चलिए, तो एशियन गेम्स हो रहे हैं हांगझू में, ठीक है वहाँ, और ये 19th एशियन गेम है। बट इंडिया को एक चीज पसंद नहीं आ रही है कि यहाँ पे 3 एथलीट थे हमारे जो वुशु मार्शल आर्ट खेलते हैं अरुणाचल प्रदेश से, उनको एग्रेडिशन कार्ड डिनाई कर दिए गए। उसकी जगह पर स्टेपल्ड वीजा दिया गया है अलग से, ठीक है। तो ये चीज चाइना बार बार करता है, जो कि पसंद नहीं आती इंडिया को। एग्रेडिशन कार्ड सर्व करते हैं ड्वेल पर्पस, एक तो वो आईडी कार्ड का भी काम करेंगे फॉर द एशियन गेम्स, एज वेल एज इट विल ऑल्सो वर्क एज ए वीजा। ऑलराइट, तो ये पहली बार नहीं किया, वो करता रहता है। Indian wushu player from Arunachal Pradesh were denied accreditation and offered stable visa. Next है Canada NSA met Doval before during Trudeau trip to Delhi. तो पहले ये बात हुई होगी इसमें, वो पिछले न्यूज़पेपर में भी हमने देखा था कल या परसों का, कि पहले ऑफिशियल लेवल पर कनाडा ने ये बात रेज की होगी, बट इंडिया केप्ट ऑन डिनाइंग। ऑलराइट, तब जाके उन्होंने फिर उनके पार्लियामेंट में डायरेक्टली बोला ये एलिगेशंस। इंडियन गवर्नमेंट लिंक टू किलिंग ऑफ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर। ओके, इस वजह से सारा डाउनफॉल चल रहा है, तो इसलिए हमने इनके साथ जो एफटीए में नेगोशिएशंस हो रहे थे वो भी फिलहाल के लिए रोक दिए। और ये सब इसलिए है कि वहां पर एक छोटी सी पार्टी एनडीपी करके, ठीक है, वो पार्टी खुल के सपोर्ट करती है खालिस्तानीज को, राइट, और इसने सपोर्ट दे रखा है रूलिंग पार्टी को हेडेड बाय ट्रूडो। राइट, अब बात ये है कि ये लिबरल वैल्यूज, रूल ऑफ लॉ एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, इन तीन बेसिस पर कनाडा ये सारा प्रोपेगेंडा चलने दे रहा है प्रो खालिस्तानी वाला। राइट, तो ये इन तीन आप कह सकते हो कि प्रोटेक्ट ले रहा है लिबरल वैल्यूज का, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, और सपोर्ट कर रहा है इनको सीधे सीधे ऐसे लोगों को जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। राइट, नेक्स्ट ये एक अच्छी न्यूज इंडिया के लिए, इंडिया टू बी पार्ट ऑफ जेपी मॉर्गन ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स एंड कुड गेट $25 बिलियन इनफ्लो। अब देखिए, इसको ज्यादा डिटेल में मत जाना, क्योंकि कभी स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे नहीं आएगा, ना प्री में आएगा ना मेंस में आएगा, बट अल्टीमेटली बस ये जानना है कि इससे हमारे यहाँ डॉलर इन्फ्लो बढ़ेगा, और ये अच्छी बात है। जेपी मॉर्गन अनाउंस दैट इट विल इंक्लूड इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स टू इट्स इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स फ्रॉम जून 24। ओके, इस साल नहीं, जून 24 से। इट कुड अट्रैक्ट मोर फॉरेन फ्लोज इनटू डोमेस्टिक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, and the move can potentially attract $25 billion into the country. ओके, तो गवर्नमेंट बॉन्ड क्या है वो सब आपको पता होगा अगर आपने बेसिक इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं। ओके, और ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड बाय द आरबीआई, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है, ये सब आप इकोनॉमी में पढ़ते हो। ये एक अच्छा स्टेप है कि यहाँ पर पहली बार एक फर्स्ट क्लिनिक खोला गया है फॉर ट्रांस पीपल। ये सब एडवर्टाइजमेंट है और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये तो प्राइम मिनिस्टर बोलते रहते हैं, G20 मीट शोड इंडिया स्ट्रेंथ वाइल कॉमनवेल्थ गेम्स ब्रॉड डिसरेप्यूट, क्योंकि उस टाइम करप्शन बहुत हुआ था, तो काफी सारे एथलीट्स ने तो फैसिलिटीज देख के आने से ही मना कर दिया था उस टाइम पर। ओके, देन विमेन बिल को लेकर है, तो ये सब चलता रहेगा, हम इसका बेसिक जान चुके हैं, ठीक है, मैं आपको उसके जो भी कोर पॉइंट्स हैं वो सब बता चुका हूँ।
याद रखिएगा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल में अप्लाई नहीं होगा, और ये अप्लाई होगा आफ्टर द फर्स्ट इलेक्शन आफ्टर डिलिमिटेशन। तो अब डिलिमिटेशन कब होता है, 26 है उसकी डेट, 2026। देखते हैं कब होता है, तब से ये कोटा फोर्स में आएगा। एक बेसिक प्रेमाइस ये है कि ये मूवमेंट क्यों हुई, मतलब ये क्यों इसकी तरफ ध्यान गया, बिकॉज ओवर द ईयर पिछले 2-4 साल में क्या देखा गया है कि विमेन वोटर्स का परसेंटेज बढ़ा है, राइट। ऑलमोस्ट 68-69% तक विमेन्स आज वोट कर रही हैं, ठीक है। बिहार का आपको याद होगा फेमस, जस्ट एक मीटिंग में विमेन ने रिक्वेस्ट किया था कि नीतीश कुमार से ये शराब बैन कीजिए, एंड ही प्रॉमिस देयर, और इलेक्शन जीते ही उन्होंने शराब बैन की वहां पर, ठीक है। यूपी का अगर इलेक्शन की बात करें तो यूपी में जीतने का सीधा सीधा क्रेडिट जाता है विमेन को, जो उस टाइम गरीब कल्याण योजना चल रही थी, जिसके अंतर्गत ओवरऑल टोटल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट प्लीज प्लस इस गरीब कल्याण योजना को लगे 10 kg राशन जो मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं वहां से ये चीजें टर्न हो गई हैं। तो वुमेन वोटर्स की तरफ ज्यादा ध्यान गया है पॉलिटिकल पार्टीज का। ऑलराइट, तो अल्टीमेटली इसलिए कहते हैं कि आप वोट देना क्यों जरूरी है, तब आपकी आवाज इग्नोर नहीं की जा सकती। चलिए, यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये आर्कियोलॉजिकल, ये जो एक्ट है हमारा, एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट, इसको कुछ अमेंड करना चाहते हैं इसमें, कि उसमें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि देखिए पहले तो आप एएसआई को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। एक तो रह जाएगा एएसआई इटसेल्फ, ओके, और दूसरा बन जाएगा हमारा इंडिया हेरिटेज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये ये दिखेगा सारा रेवेन्यू मैटर्स को, और एएसआई का काम वही रहेगा कि आपको अपना वही एक्सप्लोरेशन करना है, ठीक है, एक्सिबिशन करने हैं, और उनको कंजर्वेशन करना है उनका, ठीक है। तो पहला रिकमेंडेशन तो यह है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का कि एएसआई को हमें बाइफरकेट करना है, ठीक है। दूसरा एक लिमिट है कि कम से कम कोई नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अगर डिक्लेयर करना है तो उसे 100 ईयर ओल्ड होना चाहिए। तो अब इस वजह से क्या हुआ है कि 100 ईयर ओल्ड वाला क्राइटेरिया रखने की वजह से काफी सारे ब्रिटिश टाइम के बनाए हुए छोटे छोटे इवन माइनर मॉन्यूमेंट्स को भी हमने मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर दिया है, जबकि हमारा खुद का एंशियंट पास्ट बहुत ज्यादा रिच है, ठीक है। आप साउथ इंडिया में टेम्पल्स देखिए, उनको देखकर वाकई लगता है कि ये कैसे बनाए होंगे, ओके, उनके विमान देखिए, उनके गोपुरम देखिए। तो इसको शायद गवर्नमेंट इस लिमिट को चेंज करना चाहती है, ये 100 ईयर वाली जो लिमिट है ना, इसको चेंज करना चाहती है, शायद इसको थोड़ा बढ़ाएंगे, 200 300 या 400 साल पुराने मॉन्यूमेंट होने चाहिए। Centrally protected monuments should be categorized on basis of their national significance, and ASI should split into two wings. ये दो recommendation दिए हैं। Redefine the monuments and rationalize the use of area around the protected monuments. ये जो amendment bill आएगा, it aims to effect a change in current benchmark of 100 years old to be listed as a monument. Okay? क्योंकि मोस्टली ये ब्रिटिश एरा की ही चीजों को बना दिया, जबकि हमारे पास वास्ट वेल्थ है एंशिएंट स्ट्रक्चर्स की। और आप कह सकते हो गवर्नमेंट का जो एम है कि गेटिंग रिड ऑफ इंडियाज कॉलोनियल पास्ट, नंबर ऑफ माइनर मॉन्यूमेंट्स एंड रिकमेंडेड इट टू बी रैशनलाइज्ड एंड कैटेगराइज्ड, ठीक है। काफी सारे माइनर माइनर मॉन्यूमेंट्स को भी हमने नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट का डिक्लेयर कर रखा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे को दो विंग में डिवाइड किया जाएगा, एक तो एएसआई खुद ही रहेगा और दूसरा इंडिया हेरिटेज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, टू मेक इट इफेक्टिव, while the new ASI look after the core mandate, that is exploration, excavation and conservation aspect, and जो new body बनेगी IHDC, it can deal with the ASI revenue, ओके। तो वो जब भी बिल आएगा, अमेंडमेंट पास होंगे, तब उसको डिटेल में देख लेंगे। अब देखिए, लोकसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली में आपने 3% दे दिया, सिर्फ वो उतना काफी नहीं है, क्योंकि अगर आप और दूसरे सेक्टर्स देखेंगे, प्रोफेशनल देखेंगे, तो वहां पर विमेन का रिप्रेजेंटेशन उतना ज्यादा है नहीं। अगर फिलहाल हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो यहाँ पे टोटल मिनिस्टर्स हैं 76, ऑलराइट, जिसमें सिर्फ 11 विमेन मिनिस्टर्स हैं, ओके। और इन 11 में से भी सिर्फ दो ही कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो पहली बात तो कि आपने खुद अपने कैबिनेट में उतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिया नहीं। दूसरी बात कर लेते हैं जुडिशियरी की, तो टोटल स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट जजेस की 32, ठीक है। इसमें से लेस देन 10%, यानी कि अभी सिर्फ 3 विमेन जजेस हैं। हाई कोर्ट में थोड़ी कंडीशन बेटर है, जैसे सिक्किम में 33% विमेन जजेस हैं, ठीक है, तेलंगाना में 29% एंड सो ऑन। पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में देख लेते हैं तो सिविल पुलिस में 12% है, ऑब्वियसली बहुत कम है। डिस्ट्रिक्ट आर्म रिजर्व फोर्स में इसमें भी बहुत कम है।
और आपको पता है कि ये जो सीआरपीएफ वगैरह है इनमें तो प्रॉपर रिजर्वेशन भी है, बट उसके बाद भी आप देखिए जस्ट 2.78%। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन काफी कम है। एंड देखिए मोस्टली ये पुलिस फोर्स में जो पार्टिसिपेशन कम होने का वजह है वर्किंग कंडीशन। ठीक है, यहाँ की वर्किंग कंडीशन स्पेशली ड्यूटी का टाइमिंग वगैरह। ऑलराइट, एंड आई डोंट वांट टू से दिस, मगर अगर आप इनका एकोमोडेशन भी देखेंगे, जो घर होते हैं, दे आर नॉट सुटेबल, आई मीन नॉट गुड। ऑलराइट, फिर अगेन वो बाकी के इश्यूज, फैमिली इश्यूज आ जाते हैं, ड्यूटी का टाइमिंग है, बच्चे हैं, तो वो सब इशू भी आ जाता है, इसलिए वुमेन पुलिस में ज़्यादा उतना पार्टिसिपेशन का है नहीं। ऑलराइट, अगर आप मैनेजरियल पोजीशन पे भी देख लेंगे तो वुमेन्स काफ़ी कम हैं। लाइक अगर आप जैसे पंजाब में देखें जस्ट 4.50। ऑलराइट, उत्तराखंड 12.60। तो मैनेजरियल पोजीशन में वुमेन उतनी ज़्यादा है नहीं, इवन कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी। ओके, नेक्स्ट है, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको, AS4। ठीक है, अद्वैत फिलॉसफी, शंकराचार्य और चार मठ की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, ये रहे हैं टाइम पीरियड में 788 टू 820। अब मुझे जरा बता दीजिएगा कि इसके इसके टाइम पर कौन सी कंटेम्प्रेरी डायनेस्टीज रूल कर रही थी इंडिया में मेजर। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पूछा जाता है। गुरु नानक का एक बार स्टेटमेंट देके पूछ लिया गया था कि ये अकबर के कंटेम्प्रेरी थे। राइट, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। टाइम पीरियड आपके सामने है, ठीक है, तो बताइए इस टाइम पे किसका रूल चल रहा था इंडिया में, कौन सी मेजर डायनेस्टीज थी। राइट, ये सन्यासी बन गए थे, इनकी जिंदगी भी बहुत छोटी रही, जस्ट 32 ईयर्स की। अद्वैत फिलोसफी को प्रोपेगेट करते थे। ठीक है, और इनके गुरु का नाम गोविंद भागवत पद। ओके, ये जरूरी है। इन्होंने काफी सारी कमेंट्रीज लिखी हुई हैं ओवर उपनिषद, ब्रह्म सूत्र एंड गीता। चलिए, यूएस से चाइना, नेपाल ना बहुत ज्यादा आजकल परेशान कर रहा है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर क्या है कि दो तो आप कह सकते हो कि दो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, और तीन मेजर पार्टीज हैं जिसमें से दो कम्युनिस्ट पार्टी हैं और एक है नेपाली कांग्रेस। यहाँ पे टिल 2006 यहाँ पे चल रही थी ऑलमोस्ट एक सिविल वॉर। काफी सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए यहाँ पर। इवन ये जो प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं ना, प्रचंडा और कोहली एंड ऑल, इन सब पे एलिगेशन हैं। मोर देन 17,000 पीपल डाइड इन दिस सिविल वॉर इन नेपाल। ठीक है, उसके 2015 में इंडिया से क्या गलती हो गई कि जब इनका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमलगेट हुआ तो इंडिया ने एक ब्लॉकेड लगा दिया था यहाँ पे। तो नहीं होगा आपने, यूपी बिहार साइड। ओके, एक तरह का ब्लॉकेज शुरू कर दिया था, फ्यूल शॉर्टेज हो गई, फर्टिलाइजर शॉर्टेज हो गई नॉल। तो ये एक मौका मिल गया था चाइना को स्टेप इन करने का। ठीक है, उस टाइम पे यहाँ के जो पीएम थे ओली, केपी ओली, इन्होंने एक प्रॉपर ट्रेड एंड ट्रांसिट एग्रीमेंट भी साइन कर लिया था। ओके, ताकि नेपाल, क्योंकि नेपाल क्या है, लैंड लॉक्ड है ना। ठीक है, तो या तो वो इंडिया के थ्रू होते हुए ओशियन एक्सेस कर सकता है, इंडिया बांग्लादेश होते हुए, या फिर नॉर्थ में चाइना के थ्रू जाके एक्सेस कर सकता है। तो इन्होंने ये ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट साइन कर लिया था। ठीक है, बट अब आप जानते हैं कि नेपाल अगर चाइना साइड से जाएगा तो वो डिस्टेंस इतना लंबा है कि वो वर्थ नहीं होगा, वो गुड वहां से अगर आएगा तो बहुत महंगा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका एक ये हुआ कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट बहुत आया वहाँ। ऑलराइट, एनर्जी सेक्टर में आया, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्पेशली। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन लाइन में आया। ठीक है, और रोड प्रोजेक्ट्स, रेलवे प्रोजेक्ट्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट काफी आया। बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अब उसको ये रियलाइज हो रहा है कि नहीं, ये चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मैंने ज्वाइन कर लिया है, तो ये इसमें क्या कर रहा है, ये इसको ग्रांट नहीं दे रहा है। ग्रांट मतलब वापस चुकाना ना पड़े, वो दे रहा है उसको सॉफ्ट लोन। और श्रीलंका पाकिस्तान की हालत देखकर नेपाल समझ रहा है कि शायद इंडिया और यूएसए जो कहते थे, मुझे वार्न करते थे अगेंस्ट दिस डेट ट्रैप, वो कहीं ना कहीं मुझे सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। ऑलराइट, तो अब कहीं ना कहीं नेपाल थोड़ा सा यूएसए की तरफ ज्यादा टिल्ट हो रहा है। और यूएसए क्या करता है, यूएसए अपना यूएसए एड प्रोग्राम चलाता है, इसमें ये काफी सारा ग्रांट देता है। ठीक है, मतलब पैसे लो, भूल जाओ, लोन नहीं दे रहा है, ग्रांट दे रहा है वो आपको। ठीक है, तो इसने काफी सारा इन्वेस्ट किया, जैसे एजुकेशन में किया हुआ है, हेल्थ में किया हुआ है, एग्रीकल्चर में किया हुआ है यूएसए ने। ठीक है, तो यूएसए ने ऐसे ही करके इसके साथ एक एमसीसी प्रोजेक्ट साइन किया हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट समथिंग 4 या 500 मिलियन डॉलर का कुछ है। ठीक है, तो इसको इन्होंने, इनके पार्लियामेंट ने शेयर भी कर लिया था, मतलब इनके पार्लियामेंट ने इसको एंडोर्स भी कर लिया है। ऑलराइट, तो आप कह सकते हो कि यूएसए को नेपाल में क्या इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट है इसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में। राइट, कि वो नहीं चाहता कि नेपाल जैसी कंट्री चाइना के ग्रैस्प में आए। और वो क्यों आ रही है, क्योंकि ये दो कम्युनिस्ट पार्टीज जो हैं,
ठीक है, इनको करीब लाया था क्योंकि आइडियोलॉजी सेम है ना, और ये पावर में है इस वक्त, राइट। तो ये चीज यूएसए नहीं चाहता कि एक और कंट्री कम्युनिज्म के ग्रिप में जाए, राइट। तो ये कुछ एक बातें हैं। चलिए, प्रचंडा है इस वक्त यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। ये एग्जाम में आपको बहुत मुश्किल है कि ये काम आएगा कहीं पर, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। A large number of Maoist leaders, including Prachanda himself, are accused of murder and grave violation of human rights during 96 to 2006 civil war in Nepal. Almost 70,000 people were killed. The transitional justice bill introduced is inadequate. ठीक है, तो यहाँ पर जो जिन लोगों ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए थे उनको पनिश करने के लिए बिल लाया गया है, ट्रांजिशनल जस्टिस बिल। बट जो कल्प्रिट थे वो खुद ही पावर में बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियसली इंसाफ तो होना नहीं। All three major parties in Nepal, both in government as well as opposition, face public scrutiny and outrage for alleged corruption. Prachanda's role as the leader of the violent Maoist insurgency led to his being put on US global watch list. एक टाइम पर ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं आज, इनको यूएसए ने अपनी ग्लोबल वॉच लिस्ट में रखा था, ठीक है। बट आज यही एक आप कह सकते हो कि कैटलिस्ट बन गए दोनों देशों के रिलेशन सुधारने के लिए मिस्टर प्रचंडा। इसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है नेपाल की, जिस वजह से यूएस को इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। फरवरी 22 में नेपाल की पार्लियामेंट ने एंडोर्स किया $500 मिलियन मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन, ठीक है। एक तरह का ग्रांट है, इग्नोरिंग चाइनाज डिसअप्रूवल। चाइना ने थोड़ा इसके अगेंस्ट बोला था कि नहीं आप ये सब मत लो, इन्वेस्टमेंट वगैरह हम कर देंगे, बट तो चाइना चाहता नहीं था कि यूएस का इन्वॉल्वमेंट हो नेपाल में। बट जब नेपाल पार्लियामेंट ने ये एमसीसी को एक्सेप्ट किया तो चाइना को पसंद नहीं आया, और यहीं से यूएस नेपाल के रिलेशन इंप्रूव होना शुरू हो गए। इवन रिलेशन इस हद तक इंप्रूव हुए कि नेपाल ने यूएसए के साइड में, इसके फेवर में वोटिंग कर दी टू कंडेम रशिया वॉर अगेंस्ट यूक्रेन, ऑलराइट, जबकि इंडिया न्यूट्रल रहा है। यूएसए has played a major role in Nepal's health, education and agriculture sector mostly through US aid program. अब चाइना का देखते हैं। अब देखिए, हमने ऑलमोस्ट 6 मंथ का इकोनॉमिक ब्लॉकेट जो लगाया था नेपाल पे इन सितंबर 2015, इसने चाइना को एक मौका दे दिया नेपाल में स्टेप इन करने का, ओके। और चाइना ने कोशिश की कि नेपाल की जो 2 कम्युनिस्ट पार्टीज हैं सबसे बड़ी, उनको साथ में लाने की, ठीक है, केपी शर्मा ओली वाली और प्रचंडा वाली, और वो नेपाली कांग्रेस वो अलग है, ऑलराइट। और फिर इन लोगों ने 2018 में इलेक्शन हुए, उसके बाद फिर जो ओली थे वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। उन्होंने कहा ठीक है 2.5 साल मैं रहूंगा, फिर बाद में 2.5 साल प्रचंडा रह सकते हैं, ऑलराइट। तो ओली के टेन्योर के टाइम काफी शिफ्ट हुआ नेपाल की रिलेशनशिप विद इंडिया, चाइना एंड यूएस। स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स थे अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि इंडिया ने ब्लॉकेट किया, काफी फ्यूल शॉर्टेज हुई वहां पर, पावर शॉर्टेज हुई, ओके। और ओली की गवर्नमेंट ने साइन कर लिया ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट विद चाइना दैट गिव नेपाल एक्सेस टू सी इन द नॉर्थ, राइट। जी जिनपिंग ने प्रॉमिस किया था मेजर इन्वेस्टमेंट की एरिया सच एज हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, एनर्जी सेक्टर, पोस्ट अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना ने कहा था नेपाल को कि आप सिलेक्ट कीजिए कोई 35 पॉसिबल प्रोजेक्ट्स, तो उसने काफी सारे किए, जैसे केरुंग काठमांडू रेलवे लाइन, ओके, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रांसमिशन लाइन है, यूनिवर्सिटी है, ठीक है, रोड, टनल, काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं उसके। अब देखिए ये वही बातें आ जाएंगी यूक्रेन रशिया वाले सिचुएशन। अगर नेपाल कल को चाइना के डेट ट्रैप में फंसता है, सपोज का कोई रेलवे प्रोजेक्ट है, अब अगर वो रेलवे प्रोजेक्ट कुछ भी प्रोजेक्ट बनाता है और वो ऑलमोस्ट हमारे यूपी बिहार के बॉर्डर पे टच होता है, तो सिचुएशन वही आ जाएगी, चाइना ऑलमोस्ट हमारे यूपी बिहार बॉर्डर तक आ जाएगा, ओके। तो वही वो नाटो रशियन बॉर्डर तक आने वाली बात हो जाएगी, तो इंडिया एक्सेप्ट नहीं करेगा ये चीज। तो इसलिए रशिया उस वॉर में पूरी तरह गलत नहीं है, बट ये सारे प्रोजेक्ट होल्ड पे चले गए कोविड-19 आने के बाद। बट अब जाकर कहीं नेपाल समझ रहा है कि हीडिंग द इंडियन एंड यूएस वार्निंग अबाउट चाइनीज डेट ट्रैप, एग्जाम्पल देख ही चुका है श्रीलंका और पाकिस्तान में, ओके। तो ये कह भी रहे हैं, इवन यूएस भी कह रहा है ठीक है आपको नेपाल में इन्वेस्ट करना करो, बट प्रोवाइड ग्रांट रादर देन सॉफ्ट लोन। क्योंकि सॉफ्ट लोन ये है कि कल को चुकाना पड़ेगा वापस, और आप नहीं पे कर पाओगे तो फिर आपको अपनी कोई ना कोई प्रोजेक्ट देना पड़ेगा चाइना को, जैसे कि कोलंबो पोर्ट लिया, हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका में, चाइनीज कंपनी। China is keen to enlarge its presence, investment and interest in Nepal to counter and neutralize the US and India. Neither MCC nor the BRI were debated in the parliament before government signed the pact with the respective countries. ठीक है, एक तो यहाँ पर क्या इतने बड़ी आपने एग्रीमेंट साइन किए दो, BRI MCC, पर आपने पार्लियामेंट में डिस्कस ही नहीं किया, इंटरेस्ट ही नहीं आपको। आप जो लीडर्स हैं 2-3, इनको लगता है ये जो भी करेंगे ठीक करेंगे, मतलब सीधी सी बात ये है कि पर्सनल लेवल के बेनिफिट ज्यादा देखते हैं इनके लीडर्स, ठीक है, देश का बेनिफिट बाद में। फिर ओपन बॉर्डर विद इंडिया पोजेज ए थ्रेट टू पीस एंड लॉ
पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर इन नेपाल, ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम है जो उनके आर्मी चीफ ने कहा था, तो हमें पसंद नहीं आई थी ये बात। दूसरा गोरखा रिक्रूटमेंट, तो अग्निवीर स्कीम जो आई है ना, उसके बाद नेपाल ने काफी कंसर्न रेज किए थे कि आप अगर हमारे बच्चों को आर्मी में लेते हो 3-4 साल बाद निकाल दोगे तो फिर क्या कैसे चलेगा, ठीक है। एंड गोरखास आर दी बेस्ट फाइटर अमंग द वर्ल्ड। एंड डिस्प्यूट ओवर द बॉर्डर, तो वो मैंने आपको लिम्पा दुरिया एंड कालापनी वो सब लोकेशन दिखाई हुई है पहले। ये आज ये सब पॉलिटिकल हैं, ये सब इनको मत पढ़ो, ठीक है। कनाडा वाले में हम जानते हैं इशू क्या है, बस काफी है। ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं, ये इतना, ये जो ग्लोबल बॉन्ड एनालिसिस वाला है, इसको इतना डिटेल में मत जाओ, इतना ना आपको याद रहेगा ना, यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इतना डिटेल में जानो इकोनॉमिक्स को। अब यहाँ पर यूक्रेन ने मिसाइल फायर किए हैं काफी एट द हेडक्वार्टर ऑफ रशिया ब्लैक सी नेवी क्रीमियन पोर्ट में, और उसके साथ साथ साइबर अटैक भी किया है। इसलिए जब हम आजकल नेशनल सिक्योरिटी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये सिर्फ ट्रेडिशनल वॉरफेयर नहीं, अब साइबर सिक्योरिटी भी एक वॉरफेयर बैटलफील्ड बन चुका है और स्पेस भी एक बैटलफील्ड बन चुका है। ये कल यूएन में गए होंगे एर्डोगन, तो उन्होंने देखा कि यार ये सारे जो कलर हैं, ये कलर सारे एलजीबीटी से जैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने इसके अगेंस्ट कंप्लेन किया, क्योंकि ये जनरली एलजीबीटी राइट्स के फेवर में नहीं होते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली में वो 7 डिफरेंट कलर रिप्रेजेंट कर रहे थे 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो लैपटॉप्स इंपोर्ट करने वाला वो लगाया था, उसको पोस्टपोन कर तो दिया था उस टाइम अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक, बट अब सुनने में आ रहा है कि शायद 1 साल तक पोस्टपोन किया जा सकता है, कि 1 साल बाद ये फोर्स में आएगा, ठीक है। तब तक के लिए मीन वाइल हम लोग ये कंडीशन लगाएंगे ट्रस्टेड सोर्सेज कि आप इंपोर्ट कीजिए बट फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज। तो अल्टीमेटली वही चाइना पर ही काउंटर कर रहे हैं हम लोग। ट्रस्टेड सोर्सेज अब वो हम बताएंगे ना गवर्नमेंट की, चलिए आप यूएस से कर लीजिए, नीदरलैंड से कर लीजिए, यूके से कर लीजिए, ये ट्रस्टेड सोर्स है हमारे, ठीक है। चाइना से आपको इंपोर्ट करना है तो फिर वो लाइसेंस और सारे झमेले करने पड़ेंगे, ठीक है। एप्पल और सैमसंग की बात करें तो ये दोनों हमारे यहाँ पर स्मार्टफोन तो मैन्युफैक्चर करती हैं इंडिया में, बट अभी तक इन्होंने लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर ऐसा कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं है, ठीक है। सऊदी हमारा थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, ठीक है, और सबसे टॉप पर है रशिया, उसके बाद है इराक, राइट। बस ये इतना ही जानना है, टॉप 3 जान लो कहाँ से हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं बस। ऑलराइट, बाकी का पेपर में ऐसा कुछ नहीं है, तो आज के पेपर में आपके पास थोड़े कम चीजें ही थी, ओके। बाकी स्पोर्ट्स वगैरह की जो है तो वो तो मैं आपको लास्ट में कुछ एक चीजें कराऊंगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी इतना ज्यादा कुछ काम का नहीं है। बट प्लीज आप चाहे प्री हो या मेंस हो, मैं आपको विद प्रूफ दिखा चुका हूँ कि आप न्यूज़पेपर को इग्नोर नहीं कर सकते, प्लीज, ओके। एंड करंट अफेयर की मंथली मैगजीन में हद से ज्यादा टाइम मत दीजिएगा, प्लीज, वो काम नहीं आएंगी आपकी। जनवरी से आप दीजिए उनको जितना टाइम देना है, रिवाइज कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट दिसंबर तक अपना पूरा जो कोर्स सिलेबस है स्टैटिक, उसका मल्टीपल रिवीजन कंप्लीट कर लेना प्लीज, ठीक। और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं उसको, जो कि हम लोग एक शेड्यूल बना के दे सकते हैं, जो कि मैं अभी तक 3-4 स्टूडेंट्स हैं जिनके काम कर रहा हूँ। आई गिव देम वीकली टारगेट्स, ओके, ताकि वो उस हिसाब से अपना प्रॉपर पढ़ सके, रिवाइज कर सके। ऑलराइट, सो that's it. Thanks for joining this session. Have a great day and keep learning.